Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous lecture, we have discussed about the cost analysis of bricklaying robot. तो robotics से जो हम bricklaying करते हैं उसका cost analysis जो है वो कैसे होता है वो हमने लास्ट सेशन में देखा था. ओके तो आज जो है वो हम उससे आगे थोड़ा मतलब जाने वाले हैं कि कॉस्ट एनालिसिस भी हम देखेंगे और उसके साथ साथ में अपना अपना कंक्लूजन भी देखेंगे कि कंक्लूजन में क्या क्या आता है. ओके तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट टाइम जो हमने कॉस्ट देखी थी उसमें एक अदर कॉस्ट करके था, तो वो अदर कॉस्ट जो है वो हमारा देखने का रह गया था, तो उस वहाँ से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. तो अदर कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है वो हम देख लेते हैं. अदर कॉस्ट में सेकेंडरी इक्विपमेंट. अब सेकेंडरी इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिसिटी, इंस्ट्रूमेंटेशन एक्सेट्रा. एन एवरेज ऑफ 1000 यूरोज ऑफ सेकेंडरी इक्विपमेंट टू गारंटी अ गुड फंक्शनिंग ऑफ द रोबोट. देखो अब सेकेंडरी इक्विपमेंट यानी कि जो मतलब प्राइमरी इक्विपमेंट थे, जैसे कि एरियल बकेट था आपका मतलब जो कन्वेयर बेल्ट था, आपका जो लेइंग हेड था ब्रिक का, वो सारे प्राइमरी इक्विपमेंट हुए. ओके उसके अलावा के जो इक्विपमेंट्स हैं उसे हम सेकेंडरी इक्विपमेंट्स बोलते हैं. तो सेकेंडरी इक्विपमेंट में आता है इलेक्ट्रिसिटी, इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि बाकी के जो पार्ट्स हैं वो और उनको कनेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी. तो ये सारी चीज़ें जो है वो रोबोट में सेकेंडरी इक्विपमेंट की कॉस्ट गिनाते हैं और उसमें एवरेज 1000 यूरोज लग जाते हैं टू गारंटी अ गुड फंक्शनिंग ऑफ द रोबोट. रोबोट को आपको अच्छे से फंक्शनिंग कराना है तो आपके 1000 यूरोज ये सारे सेकेंडरी इक्विपमेंट में लगेंगे. ओके कैरेज ऑफ द रोबोट्स कंपोनेंट्स टू द कंस्ट्रक्शन साइट. एज स्टेटेड अर्लियर अ ट्रक विल इंश्योर द ट्रांसपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल. देखो रोबोट को साइट तक ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक ट्रक चाहिए होगा कि जो सेफली उसे साइट तक डिलीवर करे और फिर वहाँ से उसको वापस जो मतलब हम जहाँ पे रोबोट स्टोर करते हैं वहाँ पे ले आए. तो उसके लिए हमें एक ट्रक चाहिए होगा. नोइंग दैट द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग अ ट्रक इज 75 यूरोज पर डे, वी हैव अ टोटल कॉस्ट ऑफ 1500 यूरोज पर साइट इफ़ वी कंसिडर ओनली वन राउंड ट्रिप फॉर ईच साइड इज़ नीडेड. ओके तो देखो अब हमें पता है कि पर डे का उसका रेट 75 यूरोज लगता है, 75 यूरोज लगता है पर डे का. ऐसा हमको वहाँ की कंट्री से जानने का मिला. ओके तो वहाँ इतना रेट है, हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का रेट अलग हो सकता है. ओके तो 750 यूरोज पर डे के हिसाब से देखें तो अगर 2-3 दिन भी लगते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1500 यूरोज पर साइड जो है वो लग सकता है. और वो हम ओनली वन राउंड ट्रिप एज्यूम कर रहे हैं कि एक ही ट्रिप में ये ख़त्म हो जाएगा तो इतना होगा. अगर आपकी नंबर ऑफ़ ट्रिप बढ़ती है, जैसे कि आपको 2 बार जाना पड़ता है, 3 बार जाना पड़ता है, तो इसके हिसाब से मतलब मल्टीप्लाई करना है कि अगर आपको 2 मतलब ट्रिप लगानी है तो वो 1500 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 3000 यूरोज आपका लग जाएगा. ओके तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बार राउंड ट्रिप लगा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो मैंने जैसे लास्ट टाइम भी लेक्चर में बताया था कि ये आपको एक मतलब मॉडल कैलकुलेशन आपको दिखा रहा है कि इतनी इतनी कॉस्ट लग सकती है और इतनी इतनी मतलब अमाउंट जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे स्पेंड हो सकती है. ओके हमें ओनली खाली रेफरेंस लेना है कि हमें कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करनी है, फिर हमारी कंट्री के हिसाब से मतलब कॉस्ट बनाना है कि कितना कॉस्ट होगा. ओके जैसे कि ट्रक का आप सभी को पता है कि पर डे का रेंट कैसे होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट का जो यूनियन होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो कैसे मतलब लेते हैं. अगर आप कोई लोकल ट्रक हायर करते हो तो आपका रेट जो है वो कम भी आ सकता है, और अगर आप कोई मतलब कोई अच्छी सर्विस वाला कोई ट्रक हायर करते हो तो उसका रेंट जो है वो ज़्यादा भी आ सकता है. तो ये कॉस्ट जो सारी है वो सेकेंडरी कॉस्ट होती है और वो वाइस वर्सा होती है, यानी कि वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है. अगर आप अच्छी सर्विस मांगोगे तो वो अच्छा मतलब रेट आपको देना पड़ेगा, और अगर आप लोकल से काम चला रहे हो तो वो लोकल के हिसाब से उसका रेंट हो सकता है. ओके तो ये सारे सेकेंडरी इक्विपमेंट. उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जो खर्च बैठता है वो आया अदर कॉस्ट में.
उसके बाद जो है असेंबली वर्क्स ऑफ द मेन एंड सेकेंडरी इक्विपमेंट. द असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ द मेन इक्विपमेंट एंड द सेकेंडरी इक्विपमेंट ईच रिक्वायर्ड 2 वर्कर फॉर 1 डे. ओके, यानी 8 आवर की शिफ्ट अगर हम गिने तो पूरे रोबोट को असेंबल करने में और डिसअसेंबल करने में मतलब हमको 2 वर्कर चाहिए होंगे. कंसिडरिंग द आवरली रेट ऑफ 36 यूरोज फॉर अ वर्कर, टोटल कॉस्ट इज 1152 यूरोज पर साइट. देखो, अब जो वर्कर का रेट है वो मतलब हमारी जो हमने ये फ्रेंच कंट्री में किया था तो उसके जो यूरोज है वो 36 यूरोज है पर आवर. हमें 8 आवर के लिए मतलब पर्सन चाहिए और 2 पर्सन चाहिए, यानी 16 आवर का टोटल हमको चाहिए. तो 16 मल्टीप्लाई बाय 36 करोगे आप, 36 करोगे तो आपका टोटल जो है वो मतलब कॉस्ट निकल जाएगा असेंबली वर्क्स के लिए और डिसेंबली दोनों वर्क के लिए 1152 यूरोज पर साइट. उसके बाद जो है वो साइट प्रिपरेशन है कि साइट प्रिपरेशन कैसे करनी है. देखो, रोबोट से अगर आप काम ले रहे हो तो आपको मतलब उसको जो मतलब फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, यानी कि आजू बाजू का जो मतलब एटमॉस्फेयर होता है वो इससे फ्रेंडली होना चाहिए, रोबोट से फ्रेंडली होना चाहिए. फ्रेंडली इन द सेंस रोबोट जिस कंडीशन में काम कर सकता है उस सिचुएशन में हमें साइट को लाना पड़ेगा. आप जैसे लेबर के मतलब हवाले छोड़ देते हैं साइट, वैसे आप रोबोट के हवाले नहीं छोड़ सकते हैं. आपको साइट सब प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से, रोबोट के स्टैंडर्ड के हिसाब से, फिर रोबोट जो है वो काम करेगा. तो साइट प्रिपरेशन में, सिंस द रियलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड साइट प्रिपरेशन इवन विदाउट यूजिंग अ रोबोट, द यूज of the bricklayer robot does not add significant site preparation cost. देखो अगर हम मतलब सीधी बात है कि अगर आपको साइट प्रिपरेशन बाय मैन्युअली करवाना है, ओके, अगर आप मैन्युअली किसी के मतलब हाथ में छोड़ देते हैं तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट आती है क्योंकि लेबर कॉस्ट लगती है, सब लगता है. लेकिन अब अगर आपको ओनली साइट प्रिपरेशन के लिए लेबर चाहिए तो वो बहुत ही कम लेबर आएगी. ओके, और उसकी जो प्रिपरेशन कॉस्ट है वो नेग्लिजिबल होती है, यानी कि बहुत ही मतलब कम होती है. तो ये जो है इसलिए यहाँ पे लिखा है ब्रिक लेयर रोबोट डज नॉट ऐड सिग्निफिकेंट साइट प्रिपरेशन कॉस्ट. तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती नहीं है जितनी मतलब मैनुअल में लगती है. ओके, तो साइट प्रिपरेशन के लिए हमें जो मतलब कॉस्ट चाहिए वो यहाँ पे निगलेक्ट करनी है. और अगर लेबर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आ सकती है. उसके बाद है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू कवर कंटिजेंसीज. ओके, जो मतलब आगे पीछे का जो खर्चा होता है, कंटिजेंसीज को हम कैसे बोलते हैं कि जो मतलब डेली का जो खर्चा होता है थोड़ा बहुत आगे पीछे का, उसे हम कंटिजेंसी बोलते हैं. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू कवर कंटिजेंसीज, तो मतलब ये जो कंटिजेंसी है, आगे पीछे का खर्चा है, उसको मतलब कवर करने के लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो अलॉट किया जाता है. A 5% allocation is considered for the robot's fixed cost to cover those expenses. देखो, कंटिजेंसी वैसे है ना 2% ऐड करते हैं हमारे मतलब सिविल के हिसाब से, सिविल के मतलब नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से. कोई भी मतलब कंस्ट्रक्शन हो उसमें 2% जो है वो हम कंटिजेंसी डालते हैं, 2 या 3%. लेकिन रोबोट के केस में ये 5% हमने दी है क्योंकि रोबोट का मतलब अपना कुछ मेंटेनेंस का प्रॉब्लम होता है, उसको रनिंग कॉस्ट भी कुछ होता है. तो वो सब मिला के 5% जो है वो एलोकेशन दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का और कंटिजेंसी का. इन अदर टर्म्स वी पुट असाइड 1166.25 यूरोज टू कवर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके, मतलब टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट था उसका 5%, यानी 1166 यूरोज जो है वो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए लगाए हुए हैं. ओके, तो ये सारे जो है वो आपके अदर कॉस्ट में आते हैं. तो मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अदर कॉस्ट पे कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो इंक्लूड होगी. सबसे फर्स्ट है आपकी सेकेंडरी इक्विपमेंट की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके लिए 1000 यूरोज़ है.
उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके 1500 यूरोज़ है पर साइट। उसके बाद असेंबली और डिसअसेंबली के लिए आपको 2 लेबर चाहिए होंगे 8 आवर की शिफ्ट वाले, और उसका रेट जो है वो टोटल कॉस्ट आएगा 1152 यूरोज़ पर साइट। साइट प्रिपरेशन की कॉस्ट जो है वो हम इस किस्से में यानी कि रॉबर्ट ब्रिकलेयर के किस्से में नेग्लिजिबल करते हैं, उसे हम गिनते नहीं हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो हमने 5% के हिसाब से कैलकुलेट किए तो 1166.25 यूरोज़ आते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस अगर हम मिलाते हैं तो टोटल जो है वो अदर कॉस्ट जो है वो निकल जाती है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो आपका कॉस्ट वाला पोर्शन ख़त्म होता है कि इतनी आपको कॉस्ट जो है वो लग सकती है। ओके, अब उससे आगे हम देखते हैं कि क्या है। तो उससे आगे है कंपैरिजन ब्रिकलेयर रेबोट वर्सेस ट्रेडिशनल मैशनरी मेथड। क्योंकि ब्रिकलेयर रेबोट जो है वो और ट्रेडिशनल मैशनरी मेथड यानी कि हम जो लेबर से मतलब जो वॉल बनाते हैं वो दोनों के बीच का कंपैरिजन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। As noted earlier, it takes less than 2 hours to build a 7.5 meter square wall using the masonry robot. हमें आगे पहले से पता है कि जो रोबोट है वो 2 आवर्स में 7.5 मीटर स्क्वायर वॉल जो है वो बना देता है। ओके, यूजिंग द मैसनरी रोबोट। Thus, the assumption is that the robot can build approximately 3.75 meter square of wall per hour. 2 आवर्स में वो 7.5 मीटर स्क्वायर बना सकता है, तो 1 आवर में 7.5 का हाफ यानी कि 3.75 मीटर स्क्वायर वो वॉल बना देता होगा। ओके, ऐसा हमने मतलब एजम्स किया है। टू मेक द कंपैरिजन बिटवीन द ब्रिकलेयर रेबोट मेथड एंड द ट्रेडिशनल मेथड वी कंसिडर अ टिपिकल मॉडल साइट, a square building of 6 floors r+5 multiplied by 10 and multiplied by 3 मीटर, यानी टोटल हाइट एंड विड्थ जो है वो हमने r+5 इंटू 10 इंटू 3 मीटर तक रखी है, और 6 फ्लोर जो है वो हमने बिल्डिंग के एज्यूम किए हैं। ओके, तो ये जो है हमने मॉडल साइट एक जो है वो प्रिपेयर की है। ऐसा एग्जांपल हमने लिया है कि ऐसे मतलब ये साइट के लिए कितना मतलब आपका टोटल वर्क होगा वो देखने के लिए। ओके, to make comparison between the bricklayer robot method and traditional method. Okay, the 4 facets sum up a total surface of 720 meter square. Windows surfaces are neglected. यानी टोटल जो वर्क है आपका, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं कि टोटल जो मतलब वॉल का वर्क है वो 720 मीटर स्क्वायर का है। ओके, ऐसी हमें साइट पे काम करना है। तो ऐसी साइट में सच अ साइट रिक्वायर्स 192 working hours using the automated building method as opposed to 720 hour using the traditional masonry method. अब देखो, अगर आप ट्रेडिशनल मैसनरी मेथड यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपके 720 आवर्स लगेंगे। 720 आवर्स को अगर आप डिवाइड बाय 24 करोगे तो आपके मतलब टोटल ड्यूरेशन इन डेज आ जाएगा। और जो है वो अपना अगर हम रोबोट यूज़ करते हैं, रोबोटिक्स मेथड यूज़ करते हैं ब्रिक लेइंग के लिए, तो ये 720 मीटर स्क्वायर वर्क के लिए आपके 192 वर्किंग आवर लगेंगे ओनली। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि 192 वर्किंग आवर कितना कम है और 722 आवर जो है वो कितना ज़्यादा है। ओके, द रिजल्ट्स आर समराइज इन द टेबल नंबर 7 एंड 8। टेबल नंबर 7 और 8 में आपका रिजल्ट जो है वो दिए हुए हैं। तो टेबल नंबर 7 है टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द ब्रिक्स लेइंग रोबोट। ओके, ब्रिक लेइंग रोबोट की कॉस्ट आपको यहाँ पे दी गई है। सबसे फर्स्ट कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट ऑफ मशीन, जो हमने मतलब कैलकुलेट किया था यूरोज़ में 23,325 रुपीज़। उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट 5%, 1166.25। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी उतने ही 1166.25 यूरोज़, और टोटल मिला के जो हो गए वो 25,657.50 यूरोज़। टोटल रोबोट एमोर्टाइजेशन फॉर 20 कंस्ट्रक्शन यानी 1282.88। तो ये जो है वो आपका टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी कॉस्ट जो है वो होती है। ओके, द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ दिस मॉडल साइट इज अप्रोक्सीमेटली 19,000 यूरोज़ विद द ब्रेक लेयर रोबोट। अगर हम ऐसे 720 मीटर स्क्वायर वाली वॉल की अगर बात कर रहे हैं तो उसका टोटल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 19,000 यूरोज़ जितना पड़ता है हमें।
In contrast, the construction cost of the same model site is estimated at 28,000 euros with traditionally masonry method, additional labor and waste cost. ओके, यानी अगर हम वही काम अगर हम ट्रेडिशनल मेथड यानी कि लेबर्स के पास अगर करवाते हैं, लेबर्स के साथ में ये काम करवाते हैं, तो इसका जो एक्सपेंसेस है वो 28,000 यूरोज जो है वो लग सकता है. ओके, दिस रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द मैसनरी रोबोट कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड. तो ये रिजल्ट जो है वो हमें बताता है कि कितना प्रॉफिट हो सकता है रोबोटिक्स यूज करके with compared to traditional methods. Table number 9 resumes the conducted comparison between the traditional masonry method and the bricklaying robot. टेबल 9 में आपको दिखाया गया है कि कैसे मतलब ट्रेडिशनल मेथड जो है वो और ब्रिक लेइंग रोबोट में कितना डिफरेंस है वो आपको बताया हुआ है. ओके, देखो मैंने आपको टेबल नंबर 1 to 8 तक दिखाया था. उसके बाद आपका जो टेबल नंबर 8 है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द ब्रिक्स लेइंग रोबोट पर साइट, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो 217 रुपीज़ जो है वो बताया गया है. सेकेंडरी इक्विपमेंट का जो इंस्ट्रूमेंटेशन का कॉस्ट है वो 1000 यूरोज, ट्रांसपोर्ट का 1500, असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग जो हमने आज देखा वो 1152, एंड स्टाफ 1 टेक्निकल एंड 1 मेसन 13,824 रुपीज़, और टोटल ऐसे कुल मिला के 17,693 रुपीज़ होते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली हम 19,000 यूरो तक गिन सकते हैं. ओके, तो टोटल कॉस्ट जो है वो इतनी कॉस्ट मिला के आपकी बनती है ब्रिक लेइंग रोबोट के लिए. तो अब आप कंपैरिजन से समझ सकते हो कि कहाँ 19,000 यूरोज है आपके और कहाँ 28,000 यूरो है. यानी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है वो कम हो जाती है बाय यूजिंग ब्रिक लेइंग मेथड विथ रोबोटिक्स. ओके, तो अब आप समझ सकते हो कि ये रोबोटिक्स जो है वो हमारे सिविल फील्ड के लिए कितना मतलब फ़ायदेमंद है, हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल है. ओके, देखो इसमें इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है वो मतलब आपका कॉस्ट कटिंग जो है उससे ये पैसे जो है वो रोबोट के वो पूरे के पूरे आपके वसूल हो जाता है. ओके, उसके बाद ये कंपैरिजन देखनी है हमें ट्रेडिशनल मेथड की. यानी देखो ट्रेडिशनल मेथड यानी कि जो हम लेबर्स के काम करवाते हैं वो मेथड, और उसके बाद ब्रिक्स लेइंग रोबोट की मेथड में सबसे फर्स्ट कंपैरिजन है कंस्ट्रक्शन टाइम में, यानी कितने आवर में आपका कितना काम होता है, जो यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर आवर में दिखाया है. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हो तो आपको 1 मीटर स्क्वायर कंस्ट्रक्शन करने के लिए 1 आवर जाता है, जबकि ब्रिक लेइंग रोबोट की मदद से अगर आप करते हो तो 3.75 मीटर स्क्वायर पर आवर आपका काम होता है. यानी 1 घंटे में रोबोट जो है वो 3.75 मीटर स्क्वायर काम करता है और लेबर जो है वो 1 मीटर स्क्वायर जितना काम करता है. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो आपकी ट्रेडिशनल मेथड में जो है 28,000 है, और रोबोटिक्स की मदद से अगर आप कर रहे हो ब्रिक लेइंग तो वो 19,000 यूरोज जितना पड़ता है. कॉस्ट ऑफ वेस्ट इवैक्यूएशन यानी वेस्ट कितना आपका प्रोड्यूस हो रहा है यूरोस पर मीटर स्क्वायर में यहाँ पे लिखा है. ओके, तो ट्रेडिशनल मेथड में जो वेस्ट है वो 2.9 जितना होता है, और ब्रिक लेइंग रोबोट में टूवर्ड्स जीरो यानी जीरो के आसपास, यानी कि नेग्लिजिबल. ओके, यानी 100 यूरोस मतलब जो यहाँ पे 2.9 है, 2.9 यूरोस पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे लिखा है. अगर आपका काम मिनिमम 100 मीटर स्क्वायर का भी है तो ये टोटल हो जाएगा 290 यूरोस. ओके, तो इसके मुकाबले अगर आप देखें तो ब्रिक लेइंग रोबोट में टूवर्ड्स जीरो है, यानी कि अगर आप देखें तो 1 से भी कम, ऐसा बोल सकते हैं, 0 से थोड़ा ज़्यादा और 1 से थोड़ा कम, इसे हम टूवर्ड्स जीरो बोलते हैं. ओके, तो ये कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम है वेस्ट की इवैक्यूएशन की कॉस्ट. उसके बाद 4 जो पैरामीटर है डिफिकल्ट वर्क कंडीशन, जो ट्रेडिशनल मेथड में यस लिखा है और ब्रिक्स लेइंग रोबोट में नो लिखा है. यानी अगर आपका मतलब जो वर्क टास्क है जो डिफ़िकल्ट मोड में आपको करना है तो वहाँ पे जो है वो लेबर से आप करवा सकते हो, वहाँ आप रोबोट यूज़ नहीं कर सकते हो. ओके, तो एक ये चीज़ जो है वो आपके दिमाग को स्ट्राइक करेगी
कि ओनली लेबर जो है वो एक ही जगह से हमें काम आते हैं जब आपका कोई असाइनमेंट जो है, मतलब आपका जो कोई वर्क है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कैरिड आउट हो रहा हो। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में आप लेबर का यूज़ करके अच्छे से काम कर सकते हो। अदरवाइज ब्रिक लेइंग लेबर जो है वो मतलब हर एक साइड से आपके लिए सेफ भी है, और आपका जो मनी एंड ओरिएंटेशन जो प्लानिंग है, यानी कि प्रॉफिट का जो प्लानिंग है, वो रोबोटिक्स से मतलब टोटली मतलब जो है वो सेटिस्फाइड होता है। ओके, तो ये था कंपैरिजन बिटवीन द ट्रेडिशनल मेथड एंड ब्रिक्स लेइंग रोबोट। तो ये कंपैरिजन से आपको काफ़ी हद तक पता चल चुका होगा कि ट्रेडिशनल मेथड और ब्रिक्स का जो लेइंग रोबोट है, मतलब रोबोट से जो हम ब्रिक लेइंग करते हैं उसमें कितना कितना डिफरेंस आता है, और कौन सा जो है मेथड जो अपने लिए सूटेबल होता है। ओके, तो उसके बाद जो है वो कंक्लूजन यहाँ पे है, ग्लोबल इंटरेस्ट इन ऑटोमेटिंग द ट्रेडिशनल मशीनरी वर्क इज इंक्रीजिंग। इन दिस स्टडी अ ब्रिक लेइंग रोबोट वाज डिजाइन्ड एंड असेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसीज। हमने देखा टाइम और कॉस्ट के हिसाब से कौन अच्छा है। द ओवरऑल सिस्टम डिजाइन वाज प्रेजेंटेड एंड एक्सप्लेन्ड फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ मटेरियल इनपुट एंड द स्टॉक मैनेजमेंट, ब्रिक लेइंग प्रोसेस, टेक्निकल डिज़ाइन जिसमें स्ट्रक्चर, रोबोट मोबिलिटी, ब्रिक हैंडलिंग सिस्टम, ब्रिक लेइंग, हेड फंक्शनिंग एंड मॉडलिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आगे चैप्टर में दिखाई है, ये सारा उस पर कंक्लूजन में लिखा है। फाइनली कंपैरिजन वाज परफॉर्म बिटवीन द ट्रेडिशनल मशीनरी मेथड एंड द डिजाइन ब्रिक लेइंग रोबोट। द लेटर कैन परफॉर्म इन अ पेस ऑफ 3.75 मीटर स्क्वायर पर आवर कंपेयर टू 1 मीटर स्क्वायर पर आवर फॉर द ट्रेडिशनल मेथड। यानी हमारा जो ब्रिक लेइंग रोबोट है वो ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है ट्रेडिशनल से। द रिजल्ट ऑल्सो रिवील्ड अ सिग्निफिकेंट गेन इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे भी बहुत ही मतलब डिक्रीज हुआ। इंडीड द रोबोट रिक्वायर्स अबाउट द हाफ कॉस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड से लगभग हाफ जितनी कॉस्ट जो है वो आपकी हो जाती है ब्रिक लेइंग रोबोट की। While the economics of such an automation is revealed, future research should focus more on the removal of technical logs of the bricklaying head in line with on-site work condition। तो मतलब जो मैंने आपको बताया कि जो ब्रिक लेइंग में जो प्रॉब्लम आ रही है अभी की टेक्नोलॉजी में, तो ये कॉस्ट के हिसाब से हो सकता है कि आगे जाके और रिसर्च हो और उसमें बहुत ही अच्छी सी टेक्नोलॉजी आए जिससे ब्रिक लेइंग जो है वो ईजिली हो सके स्टूडेंट्स। ओके, तो ये सारा जो था आपका कंक्लूजन था कि कैसे मतलब एक ब्रिक लेइंग जो है वो रोबोट की मदद से करें। अगर हम रोबोटिक्स से ब्रिक लेइंग करें, वॉल बनाए, तो वो हमारे लिए टाइम वाइज और कॉस्ट वाइज अच्छा रहता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन। थैंक यू।